हेलो स्टूडेंट, लास्ट में आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। इसमें मैंने आपको ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने RLBP पढ़ लिया है। RLBP रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, जिसमें मैंने ये रिलेशन आपको समझा था P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल्स टू N अपॉन कैपिटल N। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में काउंट किया जाता है। एनसीईआरटी से आप इसको टैली कर लेंगे। RLBP रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये इसकी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग लगा लीजिएगा, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे हैं, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हेडिंग लगाइएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग लगा लिया बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, नोट डाउन करिएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure, BP लिख रहा हूँ शॉर्ट में, the vapor pressure of any liquid, शॉर्ट में LIQ। boiling point is that temperature at which the vapor pressure of any liquid is equals to atmospheric pressure। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उस पॉइंट पर, जो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बात समझ में आती है। चलिए ग्राफ से ज़रा समझते हैं इसे। मान लीजिए हम एक ग्राफ खींचते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच। क्लियर है बात। क्या है यहाँ पर, वाई एक्सिस पर मैंने वेपर प्रेशर को लिया, एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर को लिया। टी फॉर टेम्परेचर, यहाँ पर टाइम नहीं है। बात समझ में आती है। यहाँ पर मैंने 1 ATM को मेंशन किया। ये वो लाइन है जिसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 1 ATM है। उसी उसका स्ट्रेट लाइन हो गया। बात समझ में आती है। मेरे पास कोई लिक्विड है, ये हमारे पास कोई सॉल्वेंट हो सकता है, प्योर स्टेट का सॉल्वेंट। क्लियर है बात। ये प्योर स्टेट का सॉल्वेंट लिया गया है। अब प्योर स्टेट का सॉल्वेंट जो है वो उसका रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है। 25, 26, 27 ये रूम टेम्परेचर होता है। अब इसका रूम टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। लेकिन कोई ना कोई वेपर प्रेशर तो होगा ही, सॉलिड का, जो लिक्विड का, ज़रूर लिक्विड का, सॉलिड का, किसी न हर चीज़ का कोई ना कोई वेपर प्रेशर ज़रूर होता है। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर मान लिया मैंने कि एक पॉइंट जो जिसका वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो वो यहाँ तक मैंने ये पॉइंट लिया। ठीक है। अब किया क्या, इसको नीचे से बर्नर लगा करके हीटअप किया, और हीट करने के बाद में इसका जो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया। तो टेम्परेचर जब बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब वेपर प्रेशर इतना बढ़ा कि एक कंडीशन ऐसी आई कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। देखो, ये वेपर प्रेशर की जो लाइन थी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को कट कर गई है यहाँ से। तो ऐसे इसी पॉइंट को जहाँ पर वो लाइन आपस में कट करती हैं, तो उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आती है। इस बॉइलिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पर TB0 से शो किया, क्योंकि ये प्योर स्टेट का था। प्योर स्टेट के लिए मैंने टेम्परेचर का जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने फाइंड आउट किया है उसको TB0 से शो किया हुआ। बात समझ में आती है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, मैंने एक काम और किया यहाँ पर। अब इसके अंदर जो मेरे पास सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने और सॉल्यूट ऐड कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया।
तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर उसके वेपर प्रेशर में तो और ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो मैंने मान लिया कि उसका वेपर प्रेशर जो था वो घट करके इतना रह गया यहाँ तक। क्लियर है। फिर से मैंने उसे हीट दी, हीट देने के बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ा है। देखिए ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाओ तो प्रेशर उसका ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर को बढ़ाओगे टेम्परेचर को कम करोगे तो प्रेशर उसका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जब सॉल्यूट को उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया तो उसका टेम्परेचर ही तो डिक्रीज़ हुआ। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो यहाँ से फिर से मैंने उसे हीट दी, हीट देने के बाद मैं फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में क्या हुआ कि इतना बढ़ाया कि एक कंडीशन ऐसी आई कि फिर से उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो फिर यहाँ पर उसने लाइन कट की तो उस पॉइंट को फिर से मैंने क्या माना, एक टीबी पॉइंट मान लिया गया। बात समझ में आती है। अब ये जो डिफरेंस देखने को मिला ये टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ। टेम्परेचर के डिफरेंस को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी करके। इतना समझ में आ गया ना ग्राफ, बात समझ में आती है। मैं फिर से ग्राफ को रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास में 1 atm प्रेशर की लाइन है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब कोई सॉल्यूट को लिया गया था यहाँ से तो सॉल्यूट का रूम टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो बहुत कम था, ना के बराबर। जब मैंने उसको हीट दी, गर्म किया, गर्म करने के बाद में उसका वेपर प्रेशर इतना बढ़ा कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, लाइन को कट कर जाता है यहाँ तक। और जिस लाइन पर जिस पॉइंट पर वो कट करता है उस पॉइंट को मैंने टीबी नॉट लिखा, टीबी नॉट से माना है। इसी तरह से जब उसके अंदर कोई सॉल्यूट फिर से ऐड किया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में फिर कमी आती है, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो फिर से उसका वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फिर से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जिस पॉइंट पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है तो उसको पॉइंट को मैंने माना टीबी। बात समझ में आती है। और दोनों का डिफरेंस कितना मान लिया गया, टीबी नॉट, डेल्टा टीबी से माना गया। अब इन दोनों के बीच का जो डेल्टा टीबी का वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, तो वो क्या बनना चाहिए। तो यहाँ से ज़रा आप देखें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लें आप इसे, समझने की कोशिश करें। चलिए डेल्टा टीबी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा टीबी किसके इक्वल हुआ, डेल्टा टीबी इज़ इक्वल टू टीबी माइनस का टीबी नॉट के इक्वल हुआ। बात समझ में आती है। यही तो फार्मूला बनेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस के टीबी नॉट, वेयर जो डेल्टा टीबी है हमारे पास में उसी डेल्टा टीबी को हम क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ELV, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट BP, मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी है। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगा कि जो डेल्टा टीबी होगा, मैं ये कहूँगा कि जब मैंने इस कंटेनर में और सॉल्यूट को ऐड किया था, जिसमें एक प्योर स्टेट का सॉल्वेंट पड़ा हुआ था, उसी में मैंने और सॉल्यूट को जब ऐड किया था तो उसका वेपर प्रेशर कम हुआ था। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी जो था वो डिपेंड करता है किस पर, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि डेल्टा टीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। बात समझ में आती है। ये सॉल्यूट लिखा हुआ है, सॉल्यूट, यानी कि डेल्टा टीबी जो है वो किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर उसका क्या होगा, इफ़ेक्टेड हो जाएगा, टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ये सॉल्यूट की जो डेल्टा टीबी जो हमारे पास लिया गया है, अब ये कंसंट्रेशन से जुड़ चुका है, कंसंट्रेशन से रिलेट हो चुका है। अब ये कंसंट्रेशन की कौन सी टर्म से रिलेट हुआ है ये अब हमें पता लगाना है यहाँ पर। तो ज़रा देखिए, सॉल्वेंट मेरे पास पहले से ही था, उसके अंदर सॉल्यूट पर केजी ऐड किया गया है। तो क्या होता है, सॉल्यूट पर केजी जब सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो वो रिलेट होता है किससे, मोलैलिटी से। बात समझ में आती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो रिलेशन बनता है वो किस में बनता है, मोलैलिटी में बनता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा टीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के। बात समझ में आती है। जहाँ मैंने मोलैलिटी को स्मॉल m से शो किया हुआ, पीछे मैं कैपिटल M से लिख करके आया हूँ। ध्यान से आप समझने की कोशिश करें कि डेल्टा टीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m, वेयर m क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन यहाँ पर बना था कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को जो मिलाया गया था, इसलिए यहाँ पर हम कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो और मास से रिलेटेड हो। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ, मोलैलिटी का टर्म इस्तेमाल किया, ना कि मोलैरिटी का, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। डेल्टा टीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m। अब यहाँ से हमें मैथमेटिकली क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो रिलेशन क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इज़ इक्वल टू KB
इंटू में एम। क्लियर। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये बना। अब यहाँ से हमें क्या करना है आपको, एम मोलैलिटी हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, यही तो फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू आप इस एम की जगह पुट करिएगा तो फाइनली क्या बनेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम, सॉरी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। फाइनली ये फार्मूला हमारे पास बनेगा। अब इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर हमारे पास जो के बी है, के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, ये फाइनली फार्मूला बनकर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कैपिटल डब्ल्यू है, अगर किलोग्राम क्वांटिटी में लिया गया है तो फार्मूला आप यही अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। और अगर ये वाला कैपिटल डब्ल्यू यानी कि सॉल्वेंट का जो मास है वो अगर आपके पास में क्वेश्चन में ग्राम में दिया जाता है तो फार्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। मीन्स ये कि डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000 डिवाइड बाई एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कब, जब आपके पास में मोस्टली एनसीईआरटी में यही फार्मूला आपको दिया गया है, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000 डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। मैं इंस्ट्रक्शन क्लियर कर देता हूँ। डेल्टा टी बी है मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी को लिख लेंगे, के बी है यहाँ पर, के बी है यहाँ पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, के बी इज इक्वल्स टू मोलल एलिवेशन, ई एल बी एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर। एम यहाँ पर है सॉल्यूट का मोलर मास, कैपिटल डब्ल्यू है सॉल्वेंट का मास, जो कि यहाँ पर आपने ग्राम में काउंट किया हुआ है। बात समझ में आती है। चलिए हेडिंग लगाइएगा यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी। के बी का यूनिट क्या होगा, के बी का यूनिट निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, ये दिया हुआ। यहाँ से आप के बी का वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो के बी का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो के बी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी डिवाइड बाई एम। तो ये बनेगा के बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, ये बना यहाँ से। अब डेल्टा टी बी को आप सेंटीग्रेड में काउंट कर सकते हैं, जबकि एम मोलैलिटी होता है तो मोलैलिटी को शॉर्ट में हम मोलल भी लिख देते हैं, मोलल, MOLAL मोलल। यानी फाइनली इसका जो यूनिट निकला वो डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल निकला है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर केल्विन में काउंट किया जाए तो यह क्या बनेगा, केल्विन, और मोलल को हम क्या लिखते हैं, मोल पर किलोग्राम। सॉल्वेंट अगर हम मोलैलिटी का यूनिट देखें तो मोल पर किलोग्राम ही तो होता है। जिस तरह से मोलैलिटी का मोल पर लीटर होता है तो मोलैलिटी का क्या होना चाहिए, मोल पर किलोग्राम। तो मोल पर किलोग्राम के लिए अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो मोल डिवाइड बाई किलोग्राम होगा, किलोग्राम ऊपर इंटू में आ जाएगा, यानी केल्विन किलोग्राम डिवाइड बाई मोल। फाइनली इसके लिए हमें दूसरा यूनिट क्या मिलेगा केल्विन में, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखना है तो डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, केल्विन में देखना है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। बात समझ में आती है। चलिए ये हुआ यूनिट। अब इसके लिए वाटर का, अब मैं बता देता हूँ आपको, वाटर के केस में जो केवी का वैल्यू याद होना चाहिए डायरेक्टली, कभी कभी क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया नहीं जाता, तो उसका वैल्यू होता है हमारे पास में केवी का वैल्यू 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल पर मोलल। ये केवी का वैल्यू कांस्टेंट है जो क्वेश्चंस में दिया जाता है। आप समझ में दी, कभी का नहीं दिया जाता तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एनसीईआरटी लेकर के आप बैठे अपने पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझना होगा। तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेते हैं जिस तरह से हमने बॉइलिंग पॉइंट को समझा था। तो लिखें ज़रा, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of any liquid state
any liquid state. Freezing point is that temperature at which the vapor pressure of any liquid state, नोट डाउन कर लिया, चलिए आगे, any liquid state is equals to vapor pressure of its solid state. Is that clear? एक बार दोबारा बोल देता हूँ मैं. फ्रीजिंग पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड स्टेट इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट. यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक वो पॉइंट है जिसमें किसी भी लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर, बात समझ लें, वो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें किसी भी लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है. और जिस पॉइंट पर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. बात समझ में आती है? चलिए ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास एक ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है. मैंने क्या किया यहाँ पर से फिर से एक यहाँ लिया मैंने एक सॉल्यूट, यानी कि कोई लिक्विड हो सकता है ये, ठीक है. और ये हमारे पास में कोई एक यहाँ से मैंने क्या किया, सॉलिड. ये हमारे पास में लिक्विड है, ये हमारे पास में सॉलिड है, ठीक है. अब लिक्विड और सॉलिड में ज़रा यहाँ पर आप देखें, मैंने सबसे पहले ग्राफ खींचा है सॉलिड के लिए. अब सॉलिड का ग्राफ मैंने खींचना स्टार्ट किया तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा रूम टेम्परेचर पर बहुत कम होगा. देखिए वेपर प्रेशर हर स्टेट का होगा, लिक्विड का भी कोई ना कोई होगा, सॉलिड का भी ज़रूर कोई ना कोई, लेकिन क्या होगा, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा. इसलिए कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ज़रूर होगा रूम टेम्परेचर पर. तो यहाँ पर ज़रा आप देखें, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पर जो कि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर यहाँ पर शो करता है ये पॉइंट. तो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को मैंने क्या किया, कम किया. लगातार उसका टेम्परेचर जब कम किया तो उसके वेपर प्रेशर में लगातार कमी आएगी. तो यहाँ तक मान लिया मैंने कि उसके वेपर प्रेशर में इतनी कमी आई. बात समझ में आती है? ये सॉलिड के लिए ग्राफ था. अब मैं वही ग्राफ में इस लिक्विड के लिए खींचना चाहता हूँ जो कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट ज़्यादा होगा. तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट सॉलिड स्टेट का यहाँ पर है और उसका टेम्परेचर लगातार मैंने इतना कम किया कि एक कंडीशन ऐसी आई कि उसका जो वेपर प्रेशर था वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है. यहाँ ज़रा देखें आप, ये लाइन जो है वो कट कर जाती है वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को. तो जिस पॉइंट पर वो कट करता है तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको हम किस चीज़ से शो करेंगे, TF0 से शो करेंगे. TF0 से, ये F है बेस में, यहाँ से F बना लेना, TF0 से शो करेंगे. बात समझ में आती है? इसी तरह से अब मैंने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, पहले जैसा ही. इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर, इस सॉल्यूट के लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो फिर से क्या हुआ, सॉल्यूट को ऐड करने पर उसके प्रेशर में और ज़्यादा कमी आएगी. फिर उसका टेम्परेचर और कम करा, इतना कम किया कि उसका वेपर प्रेशर फिर सॉलिड स्टेट के इक्वल आ जाता है. तो जिस पॉइंट पर वो वहाँ से डिवाइड किया, जहाँ तक काटा, तो उसी पॉइंट को हमने क्या लिखा, एक दूसरा पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट ही है, उस दूसरे पॉइंट को हमने TF से शो किया हुआ. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह कम है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा. जैसे उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ था, डेल्टा TB, तो उसी तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा TF. अब डेल्टा TF का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा TF इज़ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इज़ इक्वल्स टू TF0 माइनस का TF, ये तो बनेगा. अब डेल्टा TF किससे रिलेट होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से रिलेट होगा. तो मैं ये लिखूँगा, डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. और सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से रिलेटेड किया गया है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंस कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि क्या होगी, मोलैलिटी. तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी M. M यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी, पहले जैसा ही है. तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे यहाँ से, तो क्या लगेगा, यहाँ पर एक KF कांस्टेंट लगेगा. तो फाइनली फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा TF इज़ इक्वल्स टू KF इंटू M. बात समझ में आती है? M का वैल्यू मोलैलिटी का आप रख दीजिए यहाँ पर. तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा TF इज़ इक्वल्स टू KF इंटू में स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई M इंटू में कैपिटल W. फाइनली ये फार्मूला आप
डेल्टा टी एफ के लिए यूज़ करेंगे। बात समझ में आती है। वेयर के एफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, लिखेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मैं बोल देता हूँ यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा के एफ, जिसका वैल्यू प्योर वाटर के लिए कितना हो जाएगा, के एफ इज इक्वल्स टू 1.08 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा, जो यूनिट के बी का था वही यूनिट के सी का हो, के एफ का भी होगा। यहाँ पर बात समझ में आती है, बस केवल वैल्यूज़ चेंज होंगे। के बी का वैल्यू 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल था, जबकि के एफ का वैल्यू 1.08 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल होगा। बात समझ में आती है, क्लियर। चलिए मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ करने के लिए आपको, आप नोट डाउन करिएगा उन क्वेश्चंस को। फेयर में भी करना है आपको वही वर्क, और स्कूल डी ओपन होने पर मैं वही चेक भी करूँगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ओके। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।